नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अजीत है। तो चलिए अब यह कहानी अजीत जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। मेरे साथ यह घटना घटी थी लगभग आज से 15 साल पहले। तब मैं जवान था, उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। मैं कभी भूत प्रेत से डरता भी नहीं था। मैं पढ़ा लिखा था और ऐसी शक्तियों पर मैं कभी विश्वास करता नहीं था। लेकिन मेरे परिवार के लोग, खास करके मेरी दादी और मेरी माँ, इन शक्तियों पर विश्वास करती थीं। उनकी नजरों में जैसे ईश्वर हैं, उसी तरह से ही भूत प्रेत भी होते हैं। मेरी दादी मुझे बचपन में समझाया करती थीं कि देख बेटा, शाम के टाइम ज्यादा देर बाहर मत खेलना, अंधेरा होने से पहले घर लौट आना, नहीं तो अंधेरा होने के बाद भूत प्रेत का टाइम हो जाता है, उनसे बचना चाहिए। लेकिन मैं दादी से सवाल पूछता था कि दादी, भूत प्रेत कैसा होता है, मैं कैसे उनकी पहचान करूंगा? तब दादी डांटने लगती थी और मैं डर जाता था। मेरी माँ का भी मानना था कि इस धरती पर, इस दुनिया पर जैसे इंसान रहते हैं वैसे ही भूत प्रेत भी रहते हैं। वह अंधेरा होने पर ही निकलते हैं। मैं उस टाइम समझ नहीं पाता था और जैसे जैसे बड़ा हुआ मैंने इन चीजों पर कभी विश्वास किया ही नहीं। मुझे लगा कि यह किस्से कहानियों तक ही सीमित है। यह बच्चों को डराने का एक तरीका है जिससे बच्चे डर जाएं और बाहर न जाएं। मेरे पिता की एक दुकान थी। वे एक छोटे व्यापारी थे। मेरे पिता की दुकान मेरे गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर थी। जब मैं अपने गांव से चलता था अपनी दुकान पर जाने के लिए, तो हमारे गांव से 1 किलोमीटर के बाद बिल्कुल सुनसान रास्ता हो जाता था। दोनों तरफ जंगल, झाड़ियां, कीकर का पेड़, बबूल का पेड़ और जंगली पेड़ दोनों साइड सड़क के किनारे मुझे दिखाई देते थे। कुछ आगे जाने के बाद मुझे एक खंडहर नजर आता था। उस खंडहर के बारे में मैंने कई लोगों से पूछा था कि यह खंडहर किसका है। कई लोगों का कहना था कि अंग्रेज के जमाने से ही ये यहाँ पर है। कई लोगों का कहना था कि अंग्रेजों के रुकने की जगह थी, यहाँ पर अंग्रेज सिपाही आराम करते थे। अब वह जगह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। मैं वहां से जब भी गुजरता था ना, एक नजर उस खंडहर की तरफ जरूर देखता था। न जाने क्यों वह खंडहर मुझे आकर्षक लगता था। ऐसा लगता था कि खंडहर मुझे बुला रहा हो। मेरे मन में कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी मोटरसाइकिल रोकूं, एक बार खंडहर में जाकर देखूं कि असल में खंडहर है क्या। लेकिन मैं जल्दी में होता था तो मोटरसाइकिल रोक नहीं पाता था और मैं सोचता था कि आज नहीं फिर कभी। अभी तो जल्दी दुकान पर पहुंचना है, नहीं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। और फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए आगे निकल जाता था। कई बार मेरे मन में ऐसा लगा कि चलो 5 मिनट लगता है, मोटरसाइकिल रोकते हैं, एक बार खंडहर में देख करके आते हैं कि आखिर खंडहर है क्या भला। क्या सचमुच यहाँ पर अंग्रेज सिपाही रुकते थे? अंग्रेजों के जमाने का था या कोई राजा का बनाया हुआ घर था जो अब खंडहर में बदल चुका है? उसका जवाब मुझे किसी ने सही से बताया नहीं था। उस खंडहर के प्रति न जाने मुझे क्यों लगता था कि एक बार मुझे जरूर देखना चाहिए। वह मुझे आकर्षित करता था, जैसे कहता था, आओ तो सही एक बार तुम्हें जरूर आना चाहिए। कई बार मैं अपनी मोटरसाइकिल धीमी कर चुका था, लेकिन मैं घर से ही लेट निकलता था। मैं सोचता था कि अगर मैं बाइक रोकूंगा तो और लेट हो जाऊंगा और पिताजी फिर मुझ पर नाराज हो जाएंगे। चलो फिर कभी जब मेरे पास में वक्त होगा तब मैं इस खंडहर में एक बार जरूर जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते सालों हो चुके थे, लेकिन ऐसा समय आया ही नहीं। अब उस खंडहर में जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं, जंगली पेड़ उगे हुए थे। वह खंडहर आसानी से नजर आता भी नहीं था, उन पेड़ों के अंदर छुप सा गया था। लेकिन मुझे पता था किस जगह पर खंडहर का अवशेष अभी है। मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया था। सुबह मैं तो देर से दुकान की तरफ चलता था और जब रात को 8 बजे दुकान बंद हो जाती थी तो मुझे तो बहुत जल्दी होती थी कि चलो अब घर। इसीलिए मैं कभी खंडहर की तरफ जा ही नहीं पाया था और वह रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। जब मैं अपनी दुकान बढ़ा करके बंद करके अपने घर की तरफ निकला था तो रात के करीब 9 बज चुके थे। आसमान बिल्कुल साफ था, शायद पूर्णमासी की रात थी। गर्मी का टाइम था, मौसम भी बढ़िया था और मैं मस्ती में अपनी मोटरसाइकिल चलाता हुआ अपने गांव की तरफ जा रहा था। वह जो खंडहर था ना, दिन में तो मैं कभी जा नहीं पाया, तो रात में जाने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वह जगह अब झाड़ियों से भरा हुआ था, जंगली पेड़ उगे हुए थे। तो ऐसे में मैं रिस्क ले भी नहीं सकता था। मुझे पता था कि वहां पर सांप बिच्छू जरूर होंगे और मैं सांप बिच्छू से बहुत डरता था। लेकिन जब मैं अपनी बाइक लेकर चलता हूं और उसी जगह पर
जहां पर खंडहर था वहां पर मेरी बाइक रुक गई। ये सामान्य सी घटना थी। कई बार मेरे बाइक के साथ में ऐसा हो जाता था। मैं अपनी बाइक को चेक करने लगा कि समस्या क्या है, मेरी बाइक क्यों रुक गई। कई बार मैं बाइक की समस्या का समाधान कर लेता था और आज भी मैं भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। टाइम चला जा रहा था और मैं परेशान हो रहा था। मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी और वहां से मेरे गांव की दूरी अच्छी खासी थी। इतनी दूर मैं बाइक को धकेल करके नहीं ले जा सकता था। मैं जवान था, हिम्मत से भरा हुआ था। भूत प्रेत से तो मैं कभी डरता भी नहीं था, लेकिन मैं परेशान जरूर था। मैं बार बार खाली सड़क पर अपनी नजरें दौड़ा रहा था कि कोई आता हुआ मुझे दिख जाए, कोई बाइक वाला मुझे नजर आ जाए ताकि मैं उसे अपनी बाइक चेक करवा सकूं, और नहीं तो मुझे हेल्प कर सके ताकि मैं अपने गांव तक पहुंच सकूं। लेकिन उस रोड पर कोई भी मुझे उस वक्त पर आता जाता नजर नहीं आ रहा था। 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं थक चुका था। किक मारते मारते पसीने से नहा गया था। मुझे अपनी बाइक पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था जो आज मुझे झेलना पड़ रहा था। पेट्रोल भरा हुआ था, हर चीज मेरी नजर में बिल्कुल सही थी, तो कमी कहां पर थी? बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही थी? क्या है दिक्कत जो मैं समझ नहीं पा रहा था? मैं थका हुआ था और सड़क पर ही बैठ जाता हूं, सुस्ताने लगता हूं। चांदनी रात थी, भरपूर चांदनी बिखरी हुई थी और हवा भी अब ठंडी ठंडी चलने लगी थी। गर्मी के टाइम में जब रात हो जाती थी ना, तब धीरे धीरे मौसम ठंडा भी हो जाता था। तब शरीर को बड़ा आराम मिलता था। मुझे भी बहुत राहत मिलने लगी थी। मेरा पसीना सूखने लगा था। लेकिन मुझे अपने घर भी तो जाना था। एक बार और मैं कोशिश करता हूं बाइक स्टार्ट करने का, लेकिन वह बाइक स्टार्ट हो नहीं पाती है। तभी मुझे कोई रोड पर आता हुआ नजर आता है। मैं उसकी तरफ देखने लगता हूं और जब वह थोड़ा नजदीक आता है तो मैं देखता हूं कि एक बूढ़ी औरत है जो लंगड़ाती हुई मेरी तरफ आ रही थी। उसके पैर में कोई परेशानी थी, तभी तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, लेकिन चलने का स्पीड एक साधारण इंसान की तरह था। वह मेरे पास आकर, मैं उससे कुछ बोल पाता उससे पहले कहने लगी, क्या बाइक खराब हो गई? तब मैं कहता हूं, हाँ जी, बाइक खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं क्या। तब वह चारों तरफ देखती है और कहती है, हाँ बेटा, यहां तो आसपास में कोई बस्ती भी नहीं है, कोई गांव भी नहीं है, बड़ा मुश्किल भरा है। मैं बोलता हूं कि हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं, लेकिन आप कहां जा रही हैं इतनी रात को? तब वह कहती है कि बेटा, मेरा घर तो यही पास में ही है, वह जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वहीं पर है। मैं तो अपने घर पहुंच गई हूं, लेकिन बेटा तुम इतनी दूर अपने गांव कैसे जाओगे? मैं उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर थोड़ा हैरान था। मुझे नहीं पता था कि जहां पर खंडहर का इलाका है वहां कोई गांव भी है, कोई बस्ती भी है। मुझे तो आज तक पता नहीं था। तब मैं आंटी से कहता हूं कि आंटी, मेरी नजर में तो यहाँ पर एक खंडहर है, यहाँ तो कोई गांव है ही नहीं। मैं तो हर रोज इस रोड से आता हूँ जाता हूँ, मुझे तो कोई घर, कोई बस्ती नजर नहीं आई है। तब आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, यहाँ पर मेरा घर है, कुछ और घर भी हैं। कभी खंडहर में गए हो? मैं कहता हूँ कि नहीं आंटी, मैं तो कभी गया नहीं हूँ। तब आंटी मुस्कुराती हुई कहती हैं, इसीलिए ना, अगर तुम खंडहर के साइड में जाते तो तुम देख पाते। मेरा घर वहीं पर है बेटा, हम तो काफी साल से इसी घर में रहते हैं। और भी घर हैं वहां पर भी लोग रहते हैं। मैं कहने लगा, आंटी, मैंने तो आज तक कोई घर नहीं देखा। तब आंटी कहती हैं, बेटा, अगर तुम खंडहर की साइड में आते तभी तुम्हें घर दिखता। हमारा घर पेड़ों से घिरा हुआ है। अब देखो ना, आगे जंगल ही जंगल नजर आ रहा है, तो घर कहां से दिखाई देंगे? चलो बेटा, मेरे पास में ही घर है, मैं तुम्हें पानी वाणी पिलाती हूँ। अब देखती हूँ कि तुम्हारी मदद हो जाए। एक बंदा मेरा जानने वाला है, शायद वह तुम्हारी बाइक को सही कर दे। अब आप भी जाओ, मैं भी दूर से आ रही हूँ और थकी हुई हूँ, मेरे पैर में परेशानी भी है। और वह बूढ़ी औरत उस खंडहर की तरफ जाने लगी। अब बार बार मुझे इशारा कर रही थी कि आओ बेटा, आ जाओ, मेरे घर में ठंडा ठंडा पानी भी है और मैं तुम्हारी बाइक का मरम्मत भी करवा दूंगी, आओ भी। लेकिन मैं सोच रहा था, यह जो आंटी बता रही थी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ पर मैंने कोई गांव, कोई घर आज तक देखा नहीं था, जबकि मैं आते जाते खंडहर की तरफ बिल्कुल ध्यान रखता था। तो क्या आंटी सही कह रही थी कि आगे पेड़ पौधे से घर और वह बस्ती बसी हुई है? मुझे मदद की जरूरत थी, मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने सोचा कि अभी आंटी से डरने की क्या बात है, मैं कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, पढ़ा लिखा था ना। तब मैं आंटी को कहता हूँ आवाज देकर, रुको आंटी, मैं भी आ रहा हूँ। और आंटी रुक गई थी। जब मैं उनके पास जाता हूँ तब आंटी कहती हैं, अरे घबराओ मत बेटा,
बस पास में ही हमारा घर है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। और मैं आंटी के पीछे पीछे चलने लगता हूँ। इस खंडहर के बगल से एक रास्ता मुझे नजर आ रहा था और उसी रास्ते पर आंटी चलती जा रही थी। मुझसे बात करती जा रही थी कि बेटा क्या करते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। मैं सब चीज का जवाब देता हुआ आंटी के साथ चला जा रहा था। वाकई हम खंडहर के पिछले हिस्से में आ चुके थे, लेकिन उस साइड भी पेड़ पौधे मुझे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। और तब मैं आंटी से कहता हूं कि आंटी, आपने तो बताया था कि खंडहर के पास ही हमारा घर है, यहां तो कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है। तब आंटी कहती हैं, बेटा मेरे घर के पीछे भी और भी घर हैं, अब चलो भी, आओ भी। और मैं आंटी के पीछे पीछे चल पड़ता हूं। उस घर के दरवाजे पर पहुंच जाता हूं। आंटी खड़ी होकर दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। कई बार देती हैं, तब वह दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खोलने वाली एक और महिला थी, वह भी जवान थी। रंगीन कपड़े पहन रखे थे, चमकदार कपड़े जो रोशनी में ज्यादा ही चमक रहे थे। वह बूढ़ी औरत से बात करती है कि आज आपने बहुत देर कर दी। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, हाँ कभी कभी टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। देखा यह नौजवान प्यासा है, इसकी बाइक खराब हो गई है, पहले तुम पानी पिलाओ, फिर इसकी मदद भी करनी है, क्योंकि नौजवान को अपने गांव की ओर निकलना भी तो है। तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आंटी मेरी फिक्र कर रही थी। तब आंटी कहती हैं, बेटा अब बैठ भी जाओ। वहां पर पुराना एक खाट था, वो मुझे उस पर बैठने के लिए कहती हैं। जब मैं उस पर बैठने जा रहा था, तभी मुझे कुछ बदबू सी महसूस हुई उस खाट से आई हुई। मैं थोड़ा हिचक गया। तब आंटी कहती हैं उस जवान महिला से, अरे इसको थोड़ा साफ सुथरा कर दो, देखो नौजवान बैठ नहीं पा रहा है। तब वह नौजवान औरत अंदर के कमरे की तरफ चली जाती है, फिर एक दरी लेकर आती है और दरी उस पर बिछा देती है और फिर मुझे कहती है, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आ रही हूं। आंटी भी अंदर वाले कमरे में चली गई थी। मैं उस खाट पर बैठना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जब वह दरी बिछाने के बाद बदबू जो मुझे महसूस हो रही थी वह गायब हो चुकी थी, तब मैं उस खाट पर बैठ जाता हूं। वह औरत जो पानी लेने के लिए गई थी कुछ ही देर में लौट कर आ जाती है गिलास में पानी लेकर। मैं पानी पीता हूं। वाकई पानी बिल्कुल ठंडा था और स्वादिष्ट भी था। फिर वह जवान औरत अंदर चली जाती है और कुछ ही देर में वह आंटी मेरे पास आती हैं और कहती हैं, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारी बाइक के लिए मदद लेने के लिए जा रही हूं। मैंने बताया था ना, एक नौजवान है जो तुम्हारी बाइक को सही भी कर देगा, मैं उसी को बुलाकर ला रही हूं। तब तक तुम आराम करो। मैं अब क्या करता, इस चारपाई पर लेट जाता हूं कि चलो थोड़ी देर अपने बदन को सीधा कर लेते हैं, न जाने कितना और टाइम लगेगा। वह बूढ़ी औरत तो चली जाती है दरवाजे से बाहर, फिर दरवाजा बंद हो जाता है। वह जवान महिला दरवाजा बंद करके एक बार मेरी तरफ देखती है, कहती है, कुछ और भी आपको चाहिए? तब मैं मना करता हूं कि नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वह जवान औरत दूसरे घर में कमरे में चली जाती है। अब मैं उस जगह पर अकेला ही रह जाता हूं। कब मेरी आंख लग जाती है मुझे अंदाजा भी नहीं होता है, और जब मुझे कुछ अपने बदन में दर्द का एहसास होता है तो मेरी नींद खुल जाती है, और जो मैं देखता हूं अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। मैं देखता हूं कि वह बूढ़ी औरत और वह जवान महिला मेरे शरीर पर कोई लेप लगा रहे थे, गाढ़े गाढ़े रंग का जो देखने में लाल नजर आ रहा था। मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उस लेप को मेरे बदन पर रगड़ते जा रही थी, जिससे मेरी चमड़ी रगड़ती जा रही थी और मुझे दर्द होने लगा था। मैं देख करके हैरान हो जाता हूं कि मेरे साथ में कर क्या रहे हैं, आंटी भी और वह जवान औरत भी। तब तक मैं नींद से जाग चुका था और दोनों को धमकता हूं, ये सब मेरे साथ में क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मेरे कपड़े कहाँ हैं, ये क्या मेरे शरीर पर लगा रहे हो। तभी बूढ़ी औरत मुझे धमकाती है, आराम से, बिना शोर शराबे के, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही तुम करो, नहीं तो वक्त से पहले तुम मारे जाओगे। जैसे ही वह बात बोलती है ना, मैं उसकी तरफ देखता हूं तो उसका चेहरा पहले से कुछ अलग लग रहा था। उसके नैन नक्श सब कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। उसकी आंखें धंसी नजर आ रही थी, जैसे आंखों के अंदर गड्ढा हो गया हो। उसकी नाक भी बहुत लंबी नजर आ रही थी, और वह जवान महिला जो देखने में काफी खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी थी, उसका भी चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। वह काली पड़ चुकी थी, चेहरे पर बहुत सारे कटे फटे के निशान थे। उसकी भी आंखें जैसे अंदर धंसी हुई थी। उसकी भी नाक लंबी थी, जरूरत से ज्यादा लंबी। ये लोग कौन हैं भाई, ये मेरे साथ में क्या कर रहे हैं? मैं विरोध करता हूं कि आप लोग यहां से हट जाइए, मेरा कपड़ा कहां है, मुझे एक पल भी यहां नहीं रहना है। आप मुझे धोखे में यहां लेकर आई हैं, आपका कुछ मतलब और है। ये सब मेरे साथ में क्यों कर रही हैं आप लोग? मेरा कपड़ा दीजिए, मुझे अपने घर लौटना है।
मैं यहां पर 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता हूं। तभी वह बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है और उसके साथ वह जवान महिला, जो काफी खूबसूरत पहले मुझे नजर आ रही थी, वह भी हंसती है। अब बूढ़ी औरत कहती है, अब तुम यहां से लौट नहीं पाओगे। हाँ, कुछ देर जरूर जिंदा रहोगे जब तक मैं वह सब विधि विधान न कर लूं। इसके बाद तुम्हारा गर्म खून हम दोनों पिएंगे, फिर हम सालों साल जवान बने रहेंगे। और बोल करके वह दोनों की दोनों हंसने लगती हैं। मुझे लगा कि दोनों यह क्या कर रही हैं, कहीं यह दोनों कोई भूत प्रेत तो नहीं है। एक बार मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ जाती है। वह तो बिल्कुल जैसे दादी बचपन में बताया करती थी कि भूत प्रेत का चेहरा डरावना होता है, उसकी आंखें धंसी होती हैं, उसकी आंखों में रोशनी नजर आती रहती है, उनकी नाक जो होती है जरूरत से ज्यादा लंबी होती है और उनके पैर सीधे नहीं होते हैं, उल्टे होते हैं। यही सब तो मैं देख रहा था दोनों को। जैसे मेरी दादी बता रही थी, दोनों वैसे ही तो लग रहे थे। तब मैं खौफ से भर जाता हूँ, डर जाता हूँ, चीखने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ। मैं चारपाई से उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि चारपाई ने मुझे चिपका रखा है, मुझे उठने नहीं दे रही है। और वह दोनों औरतें जोर जोर से हंस रही थीं, जैसे खुशी मना रही हूं। मैं सब कुछ समझ चुका था। जो बूढ़ी औरत बता रही थी कि मेरे साथ में कुछ विधि विधान कर रही थी, वह जो लेप लगा रही थी वह उसी का हिस्सा था। वह बता रही थी कि हम तुम्हारा खून पिएंगे, फिर हम सालों साल जवान नजर आएंगे। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, चारपाई से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारपाई जैसे मुझे जकड़ लिया था, मुझे उठने तक नहीं दे रही थी। मैं समझ गया कि मैं इस जगह से अब जिंदा लौट नहीं पाऊंगा। मैं अपने घर पर अपने परिवार से मिल नहीं पाऊंगा। मेरा खेल खत्म हो गया, मेरा खेल खत्म हो गया। मैं फूट फूट कर रोने लगता हूं। उनसे कहता हूं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, बदले में जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जान बख्श दीजिए। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, तेरे पास है क्या जो तुम मुझे देगा? हम लोगों को कोई धन दौलत की जरूरत होती नहीं है। हमें तो गाढ़ा गाढ़ा गर्म खून चाहिए, जो तुम्हारे बदन के अंदर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बस कुछ देर और, इसके बाद हम तेरे बदन का सारा खून पी जाएंगे। और फिर ये बात बोल करके दोनों औरतें खुशी मनाने लगती हैं, हंसने लगती हैं। मैं अब समझ जाता हूं कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये जैसा बोल रही हैं, मेरे साथ में वैसा ही कर लेंगी। मैं इस घर से जिंदा निकल ही नहीं पाऊंगा। मैं निराश हो जाता हूं, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगता हूं कि ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए ना, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन शायद ईश्वर भी मेरी प्रार्थना सुन नहीं पा रहे थे। वह औरतें जैसे जश्न मना रही थीं, हंस रही थीं और गोल गोल डांस कर रही थीं, घूम घूम करके। और मेरी तरफ कभी कभी वह देख लेती थी। चारपाई ने मुझे जकड़ रखा था, मुझे उठने तक नहीं दे रही थी। तब मैं समझ गया कि मेरा अंत अब नजदीक आ गया है। ईश्वर से कई बार प्रार्थना किया, लेकिन कोई भी मदद अभी तक नहीं आई थी। मुझे ईश्वर से विश्वास उठने लगा था, ईश्वर मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। मेरी दादी माँ कहा करती थी, ईश्वर पर भरोसा रखना, कभी भी ऐसे वक्त तुम्हारे पास में आए तो ईश्वर ही तुम्हारी मदद कर सकता है। इंसान तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले ईश्वर को तुम याद करना, उनसे ही मदद मांगना। मदद तुम्हें जरूर मिलेगी, किसी न किसी रूप में ईश्वर तुम्हारी जरूर मदद करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच नहीं पा रही है, तभी तो ईश्वर मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। दोनों औरतें नाचती रहीं, दोनों गोल गोल घूमती रहीं, मेरी चारपाई के चक्कर काटती रहीं। जब भी उनसे मेरी नजरें मिलती, तब उनकी हंसी और गूंजने लगती। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं उनकी आंखों में अब देखना नहीं चाहता था। मैं समझ गया कि मैं चुड़ैलों के घर में आ चुका हूं। दादी बताती थीं कि सबसे ज्यादा खतरनाक चुड़ैल होती है। वह इंसानों का खून पीती है, वह खून के बगैर रह नहीं पाती है। उनकी शक्ति कम हो जाती है। जब वह इंसान का खून पी लेती है तो उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। मुझे लगा कि दोनों की दोनों चुड़ैलें जुड़ाने हैं। अब क्या, ये तो हमारा खून पी लेंगी। मैं तो अब मर ही जाऊंगा ना। मैं अपने परिवार में जा नहीं पाऊंगा, मैं अपने परिवार का चेहरा देख नहीं पाऊंगा। ईश्वर, ईश्वर मेरी मदद कीजिए। ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन जैसे ईश्वर भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। औरतों का डांस तेज तेज चल रहा था, गोल गोल घूमती हुई, हंसते हुए डांस कर रही थी। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जोर जोर से, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ देना चाहता हो। जैसे ही दरवाजे पर कई बार जोरदार दस्तक होती है, जो दोनों औरतें थीं, एक बूढ़ी और एक जवान, दोनों जो हंस रही थीं, उनकी हंसी थम जाती है।
जो डांस कर रही थीं, उनका डांस भी रुक जाता है। दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं। फिर आपस में जैसे पूछ रही हों, आंखों आंखों में इशारा करके कि यहां पर कौन आ गया। मैं भी उस दरवाजे पर दस्तक को महसूस किया था। पहले तो मुझे लगा कि इन्हीं का कोई साथी होगा, कोई चुड़ैल और होगी जो मेरा खून पीने के लिए आई है। लेकिन जब मैं उनको डरा हुआ देखता हूं, जो वह हंस रही थीं, डांस कर रही थीं, वह सब रुक जाता है। वह दरवाजे को देख करके डरी हुई नजर आती है और फिर बाहर में जोरदार दस्तक होने लगता है, जैसे कोई भी है दरवाजा को तोड़ देना चाहता है। मुझे लगा कि क्या ईश्वर ने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा है। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। एक जीवन की आस मुझे मिलने लगती है। मैं चारपाई से उठने की कोशिश करता हूं तो चारपाई मुझे छोड़ देती है। मैं झटके से उठता हूं और मैं अपने कपड़े तलाशता हूं कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, और वह दोनों चुड़ैल एक दूसरे के हाथ पकड़े अभी भी जैसे सहमी हुई थीं, डरी हुई दिखाई दे रही थीं। मैं उनको कांपते हुए देख रहा था। तो आखिर दरवाजे पर कौन था? कौन था दस्तक देने वाला? ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत था या फिर कोई और? मैं पूरे कमरे में अपने कपड़े को तलाशता हूं और आखिरकार एक कोने में कपड़ा मुझे मिल जाता है। आनन फानन में जैसे तैसे कपड़े को पहनता हूं और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता हूं। दस्तक बार बार हो रही थी, दस्तक रुक नहीं रही थी, जैसे बाहर कोई भी है वह दरवाजे को तोड़ देना चाहता है। तब तक मैं दरवाजे के पास पहुंच जाता हूं। जो बंद था उस कुंडी को मैं खोल देता हूं और अगले पल ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराता है, जैसे दो हाथ मुझे बाहर खींच लेते हैं। मेरी आंख बंद होती चली जा रही है, जैसे लग रहा है कि मुझे कोई कंधे पर उठा रखा हो। ठंडी हवा चलती जा रही हो, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद का झोंका महसूस हो रहा है। मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं आंखें खोल नहीं पाता हूं और फिर मैं गहरी नींद में सो जाता हूं। जब मुझे कोई आवाज देता है, अरे बेटा, ये सड़क सोने के लिए नहीं है। उठो भी बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? उठो, तुम सड़क पर लेटे हुए हो। उठ जाओ, तुम कौन हो बेटा? यहां पर क्यों सो रहे हो? मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं अपनी बाइक के पास ही सड़क पर लेटा हुआ हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे उठा रहा है, जिसकी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल हैं, सफेद ही कपड़ा पहन रखा है। मुझे जगाता है, तब मैं उठकर बैठ जाता हूं। मुझसे कहता है, बेटा तुम यहां पर क्यों सोए हुए थे? क्या तुम कोई नशा पानी करते हो बेटा? मैं आसपास में हर तरफ निगाहें दौड़ाता हूं। वह लम्हा मुझे याद आ जाता है जब मैं बूढ़ी औरत के साथ इस खंडहर के अंदर जाता हूं और उस खंडहर में एक घर है। उस घर के अंदर फंस जाता हूं। मुझे वह हर चीज याद आ जाती है। वह भी याद आती है, उस दरवाजे पर दस्तक होता है। मैं भाग करके जाता हूं, दरवाजा खोलता हूं और तब ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगता है। मेरी आंखें बंद होती जाती हैं। तब मुझे महसूस होता है कि दो हाथ मुझे हवा में उठा लिया हो, अपने कंधे पर डाल करके मुझे लेकर जा रहा हो। मैं अपनी आंखें खोल रहा था, लेकिन मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थीं। फिर मैं सो गया था और जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को रोड पर पाता हूं। कमाल था। मैं डरी हुई निगाह से उस खंडहर की तरफ देखता हूं। वह बूढ़ा जो मुझे उठाया था कहने लगा, बेटा उधर क्या देख रहे हो? उधर तो भूतों वाला खंडहर है। तुम यहां पर क्यों सोए हुए थे? बात क्या बेटा, तुम अपने गांव जाओ। कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं उस बूढ़े आदमी को देखता हूं। आखिर यह बूढ़ा आदमी कौन है और आधी रात के वक्त मेरे पास में कहां से आया? लेकिन मैं उससे कोई सवाल पूछ नहीं पाता हूं। फिर मुझसे कहता है, बेटा तुम अभी यहां से अपनी बाइक स्टार्ट करो और यहां से निकल जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करो। मैं जानता था कि मेरी बाइक खराब है, यह स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं उसको बताना चाहता था कि अंकल, ये बाइक की वजह से तो मैं सारा खेल में फंसा हुआ था। ये बाइक तो मेरी खराब हो चुकी है। लेकिन मैं उससे बोल नहीं पाता हूं। मैं उससे आंखें भी नहीं मिला पा रहा हूं। जैसे लग रहा है कि उसकी आंखों में कोई तेज है। वह बूढ़ा बार बार कहता है, बेटा देर मत करो, तुम इस जगह से अपने गांव चले जाओ और देखो, कभी इस जगह पर अंधेरे में कभी मत आना। ये तो भूत वाला इलाका है। खंडहर के भूत प्रेत चुड़ैल यहाँ पर रहती हैं। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था और तुम तो यहाँ पर सड़क पर सो रहे हो। नशा तो नहीं करते हो ना? मैं जवाब तो देना चाहता था कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। मेरी बाइक खराब हो गई थी। अब तब मैं अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा था, तब वह बूढ़ी औरत आती है, मुझे बहला फुसला करके उस खंडहर के पिछले हिस्से में ले जाती है, फिर अपने घर पर ले जाती है। मेरे शरीर पर लाल रंग का लेप लगाती है, जिसकी बदबू मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। मैं सब कुछ बताना चाहता था उस बूढ़े इंसान से, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ और मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगता हूँ और बाइक जैसे कभी खराब ही नहीं थी। एक किक मारता हूँ तो स्टार्ट हो जाती है। बुजुर्ग कहते हैं,
तुम यहां से निकल जाओ बेटा, निकल जा बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है और ऐसी गलती कभी भी दोबारा मत करना। मैं एक बार पलट करके बूढ़े बाबा की तरफ देखता हूं, लेकिन उनकी नजरें उस खंडहर की तरफ रुकी हुई थीं, उस खंडहर की तरफ देख रहे थे। और अगले पल मैं अपनी बाइक दौड़ा देता हूं। डर लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा का झोंका मुझे महसूस हो रहा था। वह झोंका मुझे उस घर की याद दिला रहा था और मैं फिर डर गया था, लेकिन बाइक दौड़ाता ही रहा और आखिरकार जब अपने गांव पहुंचता हूं तो आधी रात से ज्यादा का टाइम बीत चुका था। घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे, वह तो मुझे ढूंढने के लिए आ रहे थे। कई लोग थे, पड़ोस वाले भी अपने हाथ में टॉर्च लेकर के खड़े थे और जैसे ही मेरी बाइक देख लेते हैं सबकी नजर मेरी तरफ पड़ जाती है, सब खुश हो जाते हैं। मेरे पापा से कहते हैं, लो जी, हम तो आपके बेटे को ढूंढने जा रहे थे, अब तो बेटा ही आ गया, चलो रे चलो अपने घर में। मैं भी अपने घर में आ जाता हूं और मेरे पिता परिवार सब पूछते हैं कि कहां पर रुके थे बेटा, बात क्या हो गई थी। और तब मैं वह पूरी कहानी बताता हूं। वह कहानी सुनकर के सब परिवार के लोग डर जाते हैं। मेरी मां कहती है कि नहीं बेटा, आज के बाद तुम अकेले उस रास्ते पर कभी नहीं जाओगे, आओगे जाओगे तो किसी न किसी के साथ में। मैं उस घटना से काफी दिनों तक डरा रहा था। मैं तो अपनी दुकान पर जाता ही नहीं था। मेरे बड़े भाई और मेरे पिता अब दुकान को संभालते थे। अब मुझे सही होने में 4 महीने का वक्त लगा था। मुझे झाड़ फूंक करवाया जाता था। कभी कभी तो मैं अपने घर में ही डर जाता था। मुझे लगता था कि वह दोनों चुड़ैल मेरे घर में मौजूद हैं, मुझे देख रही हैं, मुझ पर हंस रही हैं। तब घर वालों ने मेरा इलाज करना शुरू कर दिया तंत्र मंत्र के द्वारा। तांत्रिक आते थे, झाड़ फूंक करते थे। 4 महीना निकल चुका था, तब जाकर मैं सही हो पाया था। इसके बाद मैं अपनी दुकान पर कभी नहीं गया। मैं शहर में आ गया था अपनी माँ के घर पर, मामा के घर ननिहाल। अब इसके बाद माँ ने मुझे एक अच्छी नौकरी लगवा दी थी। आज भी मैं उस घटना को याद करके डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राम अवधेश पटेल भाई धनापुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फजीन भाई मालदीव से, नीरज भाई कानपुर से, विक्रम सिंह भाई लखनऊ से, सिप्पा बरार भाई बठिंडा से, भीमसेन भाई ओडिशा से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, धर्मराज भाई भारत से, वरुण भाई यवतमाल से, इजहार भाई उत्तर प्रदेश से, कुलविंदर कौर भाई पंजाब से, मेहंदी भाई पाकिस्तान से, अंजलि चौधरी जी मथुरा से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, मोहिबाजी पाकिस्तान से, रतन भाई भारत से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, समीर सिंह और शमी सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, अरविंद भाई राजकोट से, गिरिराज विश्वकर्मा भाई इंदौर से, विनोद सिंह भाई सोपुरा ब्यावर से, हसन अब्बास भाई इटली से, राजकुमार भाई नेपाल काठमांडू से, निहारिका जी ओडिशा से, सतेंद्र कुमार भाई टिप्टूर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, रुपेश पटेल भाई सूरत से, सरफराज आलम भाई मुंबई से, पूनम जी सूरत से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, अशीम भाई इंदौर से, राम अवधेश पटेल भाई गांधौना उत्तर प्रदेश से, रविंद्र भाई आगरा से, हेमंत कुमार भाई भरतपुर राजस्थान से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार भाई दिल्ली से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, नीरज पेप्सू भाई कानपुर से, रंजीत भाई बलिया से, पांडुरंग कशीद भाई सूरत से, बलभिंदर सिंह भाई राजस्थान से, धर्मेंद्र झा भाई कोलकाता से, समीर अलवी भाई गाजियाबाद से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम धानक भाई राजकोट से, मेघा दीदी उमरेड से, अजीनाथ भाई धामगांव महाराष्ट्र से, हमदून जिया और अहियान और आलिया भाई मालदीव से, कविता भिवानी जी हरियाणा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, अक्षय रावत भाई भारत से, मोहम्मद महफूज आलम भाई जयपुर से, करण कुमार भाई सीतामढ़ी से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अख्तर अंसारी भाई सिंगापुर से, विकास पंडो भाई छत्तीसगढ़ से, सुनील राज भाई असम से, हामिदुल्लाह खान भाई पाकिस्तान से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, मुकेश भाई देवबंद से, बिमल भाई सऊदी अरब से, मानसा भाई पठानकोट से, रोशनी कंसकर जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदित्य कुमार भाई बलरामपुर से, प्रणब भाई ओडिशा से, इफात अलीम खान भाई पाकिस्तान से, कृष्णा भाई ओडिशा से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अमित भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई मालदा से, राकेश कुमार कलेरा भाई राजस्थान से, मोहम्मद आसिफ भाई बंगाल से,
दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, राकेश कुमार भाई जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई मालेगांव से, बादल कुमार भाई बिहार से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, सनी गिल भाई लुधियाना पंजाब से, सरोज भाई कतर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, अनिल चौहान भाई बिहार से, नजीर अली भाई संभालगांव खासपुर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, आयुष बसफोर भाई गोलाघाट से, शिवम शर्मा भाई इंडिया से, प्रीत कौर भाई कतर से, प्रकाश चौहान भाई गुजरात से, रितेश कुमार सिंह भाई गुजरात से, सुनील सेठी भाई ओडिशा से, सतीश खरे भाई भिलाई छत्तीसगढ़ से, बसौला मनीष भाई सिडनी से, संदीप थापा भाई नेपाल से, कुश चौधरी भाई बिहार से, रोशनी और प्रदीप भाई बंगलोर से, कुंदन कुमार राय भाई असम से, जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मालोत्रा भाई राजस्थान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, दीपिका श्रीवास्तव भाई कानपुर से, लुकमन अंसारी भाई साहसवान से, करण कुमार भाई दिल्ली से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तौसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा अमन शर्मा रुदर शर्मा दिल्ली से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणू गिरी दुबई से, अमर घोरपड़े भाई महाराष्ट्र से, दिके शुक्ला भाई खलीलाबाद से, रिंकू भाई इंडिया से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, सुस्मिता चक्रवर्ती भाई कोलकाता से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।